नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। टिकट न मिलने की कसक कभी कभी बगावती तेवर अख्तियार करने के लिए मजबूर कर देती है और फिर शुरू होता है मान मनव्वल का दौर। कोई पार्टी डैमेज को कंट्रोल कर लेती है तो कई अति उत्साह में बगावती तेवरों पर लगाम लगाना मुनासिब ही नहीं समझता, जिसका खामियाजा कभी कभी पार्टियों को भुगतना भी पड़ता है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी ने 6 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद जिनका टिकट कट गया वो बगावत पर उतर आए। ऐसे में बीजेपी ने भी रूठे नेताओं को मनाना शुरू कर दिया और आखिरकार सफलता भी मिली। उधर कांग्रेस ने अभी तक सियासी शतरंज पर मोहरे भी सेट नहीं की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि पार्टी एकजुट है और सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और अब नेता बगावत नहीं करेंगे? आज बात डैमेज कंट्रोल पर। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो खास मुद्दा है डैमेज कंट्रोल का। चलिए इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी है, चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। डैमेज कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। आशीष जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि 7 अहम सीटें हैं। इंतजार 7 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर है। 6 पर घोषित कर चुकी है बीजेपी अपने उम्मीदवार के मैदान में कौन है, लेकिन साथ ही साथ बागी भी बगावती तेवर दिखाने लगे। क्या माना जाए अब डैमेज कंट्रोल हो चुका है? क्योंकि जो रूठे थे, जो बगावत पर उतरे थे, वो कहीं ना कहीं साथ आते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए कामयाबी का इशारा है। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये बहुत बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। श्वेता जी, जिन 7 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं, 6 पे हमने प्रत्याशियों का चयन किया है और हमने सर्वे के आधार पर जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट था उनका वहाँ पे डिक्लेरेशन किया है। और पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो उस क्षेत्र में मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से उनकी भी दावेदारी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हमारा हर कार्यकर्ता उस परिवार का हिस्सा है, जिसके मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। उन्होंने पहले से उनको विश्वास था कि ये हमारे लोग हैं, हम इनको मनाएंगे और मान जाएंगे। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर हम सरुम्बर की बात करें तो नरेंद्र मीणा जी, अगर हम रामगढ़ की बात करें तो जया आहूजा जी, और झुंझुनू में बबलू चौधरी जी, तीनों मान गए हैं और तीनों ने नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। और जिस तरह से हमने उम्मीदवारों का चयन किया है, जिस तरह से राजस्थान में हमारी कल्याणकारी सरकार चल रही है, और जैसा भी आपने स्टेटमेंट बताया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम 7 सीटों पर विजयी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये 3 सीटों के साथ जिसमें बागी हुए थे, और इन सभी 6 सीटों की बात करें, बीजेपी में कम से कम कोई बगावत नहीं है, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बगावत नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। हम मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। श्वेता जी, आपको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है, जिसका अपना एक कैडर है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कल्चर और एक स्ट्रक्चर है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, महेश जी यहाँ पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बात से सहमत होंगे। श्वेता जी, मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से निकल करके कोई नेता गया हो और कोई नेता स्थापित हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी से कोई नई पार्टी बनी हो, मुझे आप बताएं देश में। मैं आपको ऐसी दर्जनों पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई बता सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर ही नहीं है। ये हमारे यहाँ तो क्या होता है श्वेता जी, कि हम हर कार्यकर्ता को उस परिवार का हिस्सा मानते हैं। इनके यहाँ पे एक परिवार सब चीजें तय करता है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए ठीक है, ये अपनी अपनी विचारधारा दोनों पार्टियों की है। राजेंद्र मेघवाल जी का रुख करते हैं। राजेंद्र जी, ये तो डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में जो कुछ चल रहा है, अब क्योंकि बगावती तेवर नजर आए, बागी नजर आए, तो डैमेज कंट्रोल किया गया, इन सबको मनाया गया। कांग्रेस की स्थिति क्या उपचुनाव को लेकर? क्योंकि अभी तो कैंडिडेट ही घोषित नहीं किया गया। अब क्या वजह है कि कैंडिडेट को लेकर इतना डिले है? क्या बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार था? क्या कांग्रेस की कुछ अलग रणनीति है, या फिर वाकई में वो कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं जो जिताऊ हो, जिन्हें टिकट दिया जाए और वापस ये सीटें कांग्रेस के खाते में जाए? देखिए श्वेता जी, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी अपने आप को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, लेकिन इनके पास में
अपने कैडर का कोई भी आदमी होता नहीं है। और अभी 2023 के अंदर जब नवंबर में चुनाव हुए थे, उसमें जिन बागियों ने ताल ठोकी थी और इनके भाजपा के प्रत्याशियों को हराया, उनको इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और उन्होंने जिस तरीके से मीडिया में कहा, तो डैमेज तो हो गया। अब कंट्रोल कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कैसे उनको मतलब मनाया नहीं मनाया वो जाने। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद विधायक हैं, मंत्री भी हैं। अब मंत्री वापस मान गए क्योंकि भाई को टिकट मिल गई, भतीजा पहले से विधायक है। तो अब ये भाजपा कैसा मतलब कैसे ये कहते हैं कि साहब हम तो परिवारवाद का, एक परिवार से एक ही आदमी या परिवारवाद की तिलांजलि दे देते हैं, और दूसरी तरफ ये बातें करते हैं कि साहब किसी आश्रित को टिकट नहीं दी जाएगी। अब भाजपा का दोहरा चरित्र यहाँ पे पता चल रहा है। ये बार बार कहते हैं कि साहब बबलू चौधरी को मना लिया, उनको मना लिया, जय आहूजा को मना लिया। पंचायत के अंदर उन्होंने बहुत मतलब दुखी मन से ये बात कही, तो वो असर कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। क्योंकि जिस तरीके से 70,000 वोट लेके सुखवंत उनके सामने मतलब उनको हराने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी और वो तीसरे नंबर पे पहुंचे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। रही बात कांग्रेस की, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक रणनीतिक तौर पे हमारे तमाम नेताओं की रायशुमारी भी हो चुकी है। हमारे ब्लॉक स्तर तक ऐलान कब तक होगा? ऐलान देखिए 25 तारीख लास्ट तारीख है, उससे पहले तक तमाम प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 7 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो निश्चित रूप से जल्द ही ऐलान भी होगा। और बहुत तरीके से, क्योंकि राजस्थान की जनता जिस तरीके से 11 महीने से त्रस्त है, तो ये बागियों से इतना इनको डैमेज नहीं होगा। तो सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए आक्रोश सड़क पे है, आक्रोश पूरी तरीके से मतलब जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी है। प्रदेश के अंदर 11 महीने में 5वीं बार मतलब ये आपके रेजिडेंट्स की स्ट्राइक हुई है। तो सरकार कहीं कांग्रेस में तो कोई बगावत नहीं है कैंडिडेट को लेकर, या कोई एक मत नहीं हो रहे हो, कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट है। और आज हाँ। अगर आपको कहीं वसुंधरा जी भाजपा की राजनीति में, कहीं राजस्थान की राजनीति में नजर आ रही तो बता दीजिए आप, वसुंधरा जी कहाँ है? तो वसुंधरा जी का भी क्या लेना? नहीं, वसुंधरा जी का लेना देना कैसे नहीं है? पिछले कार्यकाल तक सवाल मेरा आपसे प्रदेश की, सुनिए, हाँ। प्रदेश की मतलब देश की मतलब भाजपा की वो उपाध्यक्ष है। हाँ। और प्रदेश की सबसे लोकप्रिय चेहरा है। एक टाइम में वो 2 बार तक यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो ऐसा नहीं है वसुंधरा जी नहीं है तो आप देख लीजिए भाजपा में कितनी एकजुटता है। ठीक है, तो इसका तो फायदा कांग्रेस को मिलेगा, आप मानते हैं? बागी है और जनता तय कर चुकी है कि इस सरकार को 11 महीने में जो हालत हुई है वो आप आने वाले समय में जो उपचुनाव है उस उपचुनाव के अंदर परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चलिए बैठक थी उसमें सचिन पायलट जी थे क्या? उनके चित्र तो हमको कहीं नजर आए नहीं। पहले तो आप इस फेर में रहे कि आप अलायंस करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर बिजी है भाई साहब, पहले महाराष्ट्र के अंदर बिजी है। हमारे तमाम नेताओं को दूसरे प्रदेशों में भी जिम्मेदारियां मिली हुई है कि आपको अलायंस करना ही नहीं करना। जिनके साथ अपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने जब प्रेशर बनाया और अपने खुद ने उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिए, तब जाकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप मजबूरी से लड़ रहे हैं, आपके पास 3 सीटों पर तो उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं है। स्थिति यह है। चलिए ठीक है, महेश जी का रुख करना चाहूंगे। महेश जी, 2 अहम सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने तो अपनी बात रख दी। 7 सीटों को लेकर कैंडिडेट का ऐलान होना कांग्रेस में बाकी, कांग्रेस में देरी की वजह आपको क्या नजर आती है? दूसरी तरफ बीजेपी ने जहां 6 कैंडिडेट उतार दिए हैं, जहां बागी थे 3 सीटों पर, उन्हें मनाने की बात कही जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में बगावती तेवर रही है, एकजुटता है, और कांग्रेस में अगर देरी हो रही है ऐलान को लेकर, तो उसकी मुख्य वजह क्या? देखिए, जो मुख्य वजह अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि उनके बीच में गठबंधन की बात कर जो चल रहा था चर्चा, जो ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका गठबंधन बना था, उसको एक प्रमुख आधार ये रहा है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा है। अब उसमें डिले वहाँ से जवाब देने की बात थी, क्योंकि आरएलपी अलग से अपना मतलब दावा कर रही थी कि अगर आप गठबंधन नहीं किया तो हम 2 सीटों पे लड़ेंगे या 3 सीटों पे लड़ेंगे, कहीं सब जगह प्रत्याशी खड़े कर देंगे। तो निश्चित रूप से आरएलडी का जो प्रभाव है वो मतलब क्या करता है ना, आपके जाट बहुल क्षेत्रों में ज़्यादा है। एक तो ये डिले का कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि बहुत से जो है कि इस उपचुनाव में बहुत से जो चुनावी हार की वजह से भी हतोत्साहित हो जाते हैं प्रत्याशी। तो अच्छे जो लीडर हैं वो कोशिश ये करते हैं कि यार इसमें भी अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो लिहाजा है कि हम न लड़ें। तो ऐसे में
एक नए चेहरे को तलाशने की कोशिश की जाती है। ये तो एक कारण कांग्रेस कर रहा है। अब बीजेपी में जो बगावत का इसका जो बातें जो हुई हैं और जो उनको मान मनोवल्लभ किया गया, उनको बनाया गया है, उसके पीछे ये है कि जब सत्ता में आपकी सरकार है तो लोगों को ये अपेक्षा ज़्यादा होती है कि भाई हम भी मतलब क्या कहते हैं मैदान में हैं और हमारे को भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मौजूदा सरकार हमारी है और अगर इसमें हमारे को अगर कोई मतलब एक स्थान मिल जाता है सम्माननीय, तो ये मतलब क्या कहते हैं उनके लिए एक उपलब्धि रहेगी, क्योंकि प्रयास तो हर आदमी। लेकिन अभी कांग्रेस को लेकर जो आपने बात कही कि चुनाव लड़ने पर हारने को लेकर जो स्थापित हो चुके हैं या इसलिए नए चेहरों की तलाश की जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तो कांग्रेस और ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि हम जीत रहे हैं, जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा की इतनी सीटें आ जाएंगी ये कांग्रेस को भी नहीं था यकीन, लेकिन अब जनता पर ज्यादा भरोसा, बदलाव की बात कह रहे हैं। ऐसे में तो और बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए कि चुनाव हम लड़ेंगे या लड़ रहे, या फिर लोकसभा विधानसभा की स्थिति समझ रही है कांग्रेस भी। वो बिल्कुल सही है कि उत्साह में इसलिए है कि वो डबल सीटें उन्होंने जीती इस बार, यही उत्साह है। और ये लग रहे हैं कि अगर संगठित होकर के हम चुनाव लड़ें तो हमारा ये जो जीत मिली है, जो सीटें जो इजाफा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन का फार्मूला सफल होता हुआ नजर आया है। बाकी वो ऐसे अचीवमेंट इतना तो है नहीं कि वो मतलब नंबर 1 की पार्टी हो गई हो, पार्टी एक नहीं बनी, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें कोई दौर नहीं, क्योंकि सत्तारूढ़ जो दल है और उसके जो नेता है उसका प्रभाव तो है ही एक, नहीं तो 240 सीटें भी बड़ी मुश्किल से। महेश जी, तो आप वजह क्या मानते हैं कि बागियों को मना लेना सिर्फ पॉसिबल संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कोशिशें थी और इसलिए सबको लगा कि हाँ ठीक है, साथ देने में ज्यादा सही या फायदा है बीजेपी के लिए भी, जीत के लिए भी? ये बिल्कुल सही है। देखिए उपचुनाव जो होता है तो दो चीजें हैं कि उपचुनाव में बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके प्रत्याशी जो होते हैं, जिनका भी इच्छा होती है, प्रभाव ये होता है कि सरकार में आ जाए, और विपक्ष का ये होता है कि एक बार ये एक बार जो स्थिति बनी है सरकार की जो मौजूदा है वो कितनी सफल रही, कितना उसका जो कार्यक्रम या घोषणाएं उसने की है वो जमीन पे कितनी उतरी है, क्या परफॉर्मेंस है। तो एक ये पैमाना होता है एक उपचुनाव, ठीक है, एक पैमाना होता है जिससे मतलब सत्तारूढ़ दल के कार्यशैली पर एक रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए मतलब क्या कहता है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और बाकी एक इसमें एक और फार्मूला होता है क्या? कि जो क्षेत्रीय जनता का क्या सोच होती है, उसकी सोच हमेशा ये रहती है कि अगर विपक्ष के किसी नेता को या हम जिता के भेजते हैं तो वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, लिहाजा कि सत्तारूढ़ दल के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा सीटें दें ताकि जिससे हमारा कम से कम ये 4-5 साल से जो भी हमारा विकास कहीं अवरुद्ध ना हो जाए। एक ये भी एक फैक्ट होता है जो इसका मतलब क्या कहते हैं जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर इतिहास में गौर करें तो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा क्यों मिलता है या मिलता रहा है, या फिर आपको लगता है बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव की मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपेक्षा नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है या नेग्लिजेशन होता है मौजूदा सरकार का, ऐसी सूरत में या कोई चेहरा ऐसा होता है जो मतलब क्या कहते हैं जो सत्तारूढ़ दल का वो विवादित हो या उसकी छवि नहीं हो, उसकी पकड़ नहीं हो मजबूत, या उसको लेकर के कहीं बगावत होती है, तब ऐसी स्थितियां बनती है। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते थे। राजेंद्र, देखिए महेश जी को मैं बहुत गौर से सुन रहा था और ये कह रहे हैं कि अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि 11 महीने की ये सरकार है, जिस तरीके के झूठे वादे करके ये सत्ता में आए थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, उसके बाद में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की जो राजस्थान की स्थिति है वो वास्तव में बहुत बदतर हुई है। बहुत शर्म आती है कि ये 11 महीने से सरकार कर क्या रही है। ERCP जैसे मुद्दे को ये बोल के आए थे कि साहब हमारा MOU हो गया चुनाव से पहले, उसके बाद यमुना जल समझौते को लेके इन्होंने झूठ बोला कि साहब MOU हो गया, लेकिन आज तक ना तो MOU आपने देखा ना मैंने देखा। यानी आप ये कह रहे हैं अगर इन्होंने देखा तो 11 महीने की सरकार में, सुनिए 11 महीने की सरकार में जनता बहुत जो वादे बुरी तरीके से पूरे नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जनता बुरी तरीके से त्रस्त है और जनता ने ये तय कर लिया, जैसा आपने बहुत अच्छे से बताया कि 10 साल का जो
आपका उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें कांग्रेस पार्टी का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जनता के उन तमाम मुद्दों को, चाहे डीएपी की बात हो, चाहे रबी का सीजन है, हमारे खाद नहीं मिल रहे, उर्वरक नहीं मिल रहे, और नहरों में जिस तरीके से पानी एक लाइन की बात है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों के साथ जनता जाएगी, पूरे होते नजर नहीं आ रहे, इसलिए वो कांग्रेस के साथ 8 करोड़ प्रदेशवासियों की आवाज को बहुत तरीके से उठाएंगे और इस जनता ये सरकार को सबक सिखाएगी कि 11 महीने में आपका भरोसा है जनता पर कि जनता कांग्रेस के साथ जाए। आशीष जी, एक तो अभी जो राजेंद्र जी ने बात कही उस पर एक रिएक्शन, साथ ही एक सवाल मेरा ये कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन क्या अगेंस्ट ही रही है बीजेपी, या बीजेपी को लगता है जहां जरूरत है, जहां पर कैंडिडेट है जीतने वाला, या जहां पर जनता के बीच उसकी पकड़ अच्छी है, तो ऐसे में उसे टिकट देना बेहतर है, भले ही वो परिवारवाद का उदाहरण क्यों ना बन जाए? क्या यही एग्जाम्पल ये 2 सीटों को लेकर है जो बार बार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है? श्वेता जी, सबसे पहले तो जो बात महेश जी ने कही कि सरकार को बने हुए 11 महीने हुए हैं और हमने जो काम कराए हैं उनसे, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं उसमें से सलूम्बर छोड़ करके वहां पे हमारे विधायक नहीं थे। ठीक है। उस क्षेत्र की जनता, चाहे दौसा की बात करें, चाहे रामगढ़ की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, 84 की बात करें, देवली उनियारा की बात करें, इन सब खींवसा की बात करें, यहाँ पे जनता को ये लगता है कि सरकार ने 11 महीने में जो काम किया है, चाहे हम पेपर लीक को लेकर के बात कर लें, चाहे हम साइबर क्राइम को लेकर के जो हमने कार्रवाई की उसकी बात कर लें, चाहे हम जो गैंगस्टरों के खिलाफ जो संगठित अपराध राजस्थान में होता था उसके खिलाफ जो हमने कार्रवाई की उसकी बात कर लें, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम उठाए उसकी बात कर लें, चाहे पानी के मुद्दे की बात कर लें, चाहे बिजली के मुद्दे की बात कर रहे हैं। और श्वेता जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि झुंझुनू में भी चुनाव हो रहा है और यही कांग्रेस है जिसने हरियाणा में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यमुना जल संधि को रद्द करेंगे। तो कांग्रेस किस मुंह से झुंझुनू की जनता के बीच में जाएगी, पहले तो कांग्रेस को तय करना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 महीने में दूरगामी फैसले लिए हैं, एक विजन के साथ फैसले लिए हैं। अभी राइजिंग राजस्थान हो रहा है राजस्थान में, जिसने लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है, जिससे रोजगार के सृजन होगा। हमने 90,000 नौकरियां एक दिन में निकाली है। ये मुद्दे हैं। दूसरा बात में परिवारवाद की बात करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात करें तो ऐसे में बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं जहां पे एक ही परिवार, सुनिए तो सही, मुख्यमंत्री जी राजस्थान में रहे कितने दिन? दिक्कत ये कि जब परिवारवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस, सवाल आपने भी उठाया था ना, जवाब ले लेते हैं राजेंद्र जी। श्वेता जी, मैं आपको ऐसे बहुत सारे परिवार बता सकता हूं जहां एक ही परिवार से बहुत सारे लोग राजनीति में, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप राजनीति में किया है। चाहे वसुंधरा जी की बात करें तो उनका बेटा 5 बार से सांसद है, आप देखिए। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसकी बात करें। जहां तक आप किरोड़ी जी की बात कर रहे हैं तो किरोड़ी जी की जो वाइफ हैं वो तो आपकी सरकार में मंत्री रही हैं, बताइए 2008 में आपकी सरकार में मंत्री थी। अरे परिवारवाद नहीं था क्या? अरे वो निर्वाचित हुई है, वो निर्वाचित हुई है, वो निर्वाचित नहीं, कोई एक्सपोज नहीं है, कोई एक्सपोज नहीं हुए। अरे उनका ब्रदर 2014 से वीआरएस लेकर आता हुआ है। ये कैसे चलेगा? ब्रदर ने 2014 में वीआरएस, सुनिए तो सही, 2014 एक सवाल का जवाब, एक सवाल का क्षेत्र में काम कर रहा है, क्या उसको अधिकार नहीं है सीट लेने का? एक सवाल का जवाब। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन साथ ही बीजेपी ये कहती है कि जो संगठन से जुड़ा हो, जो लगातार काम कर रहा हो, वो परिवार से है तो हम उसे टिकट दे सकते हैं, वो एलिजिबल है। हम पैराशूट से परिवार के सदस्य को नहीं लाते। किरोड़ी जी के भाई ने क्या काम किया बीजेपी में, बता दीजिए। अरे 2014 से सार्वजनिक बीजेपी में क्या काम किया, संगठन में क्या काम किया, बताइए तो सही ना। आप कहते हो परिवारवाद, लेकिन बताइए तो सही ना। किरोड़ी लाल जी को पूरा निर्णय परिवार ले रहा है देश में, बनाने में आप कामयाब हो गए। एक परिवार ले रहा है, उसके खिलाफ बोलते नहीं है। चुनाव के अंदर कौन सा परिवार नहीं रख रहा है, बताइए ना। आप ये भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी आपकी लंका लगाने तय कर रहा है, बताइए ना। आपके यहाँ तय करता है, गांधी परिवार सारी चीजें तय कर रहा है, बताइए। लेकिन राजेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ठीक है बोलती है परिवारवाद के खिलाफ, क्योंकि वो बोलते हैं कि हर परिवार के सदस्य को हम नहीं देते, जो बीजेपी कहती है। अगर 1-2 कैंडिडेट को दिया गया तो क्या कांग्रेस के पास ये मुद्दा होगा? एक ही परिवार से कौन सा परिवार है? रामगढ़ में कौन सा परिवार है? अरे बताइए, बताइए ना, कौन सा परिवार है? बताइए और खुद देवली में कौन सा परिवार है, बताइए आप। एक तरफ कौन सा परिवार है? चलिए, एक फाइनल कमेंट महेश जी, एक फाइनल कमेंट वक्त इस डैमेज कंट्रोल से वाकई में क्या बीजेपी संतुष्ट होगी या होना चाहिए? जो डैमेज कंट्रोल की बात कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है इस उपचुनाव के मद्देनजर। देखिए, मानना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है, और फील्ड में होता क्या। अगर फील्ड में अगर ये बगावत कार सेवा के रूप में या भीतरघात के रूप में बदल गई तो क्या करोगे?
उस पर किसी का बस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जो चेहरा ले रहे हैं, अगर जो चेहरा इतना सशक्त हो और जनता के बीच में रहा हो और उसकी भावनाओं को समझता हो और उनके बात के लिए उसने अच्छे काम किए हो, इस पर बहुत मतलब क्या कहते हैं ना, इसका प्रभाव होता है, जीतने के आसार उसके होते हैं। अन्यथा तो ये तो भीतरघात का तो ये होता है कि एक कंटिन्यू एक चेहरा जो बना हुआ रहता है और उसी वही में अगर आप उसको बार बार में उतारते हैं मैदान में, तो वो एक छवि भी एक अलग से उसकी प्लस माइनस तो चलते ही रहता है इस मामले में। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आपस में उलझन ना हो, और वो इसलिए क्योंकि जब चुनाव होते हैं और अगर बागी कोई खड़ा हो जाए, अपना ही अपने खिलाफ खड़ा हो जाए, तो वो ज्यादा घातक, ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, बजाय कि सामने वाले विपक्ष में जो खड़ा हुआ है, जो टक्कर देने के लिए खड़ा है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब कोई ऐसी लड़ाई हो, चुनावी लड़ाई हो, तो कम से कम अपने साथ रहें। और यही वजह कि बीजेपी में जो बागी हुए उन्हें बना लिया गया वक्त रहते, क्योंकि वक्त रहते कैंडिडेट उतार दिया गया। बागी हुए उन्हें मना लिया गया ताकि सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़े। कांग्रेस यहां मुद्दों को लेकर बात कर रही है, 11 महीने की सरकार के कार्यकाल को लेकर बात कर रही है, और इसलिए कांग्रेस का भरोसा यह है कि हम तो जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि जनता साथ है। हालांकि जनता किसके साथ है ये तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग तक भी आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन किसके साथ जा रहा है या कौन जीत रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बगावती तेवर जिनके हैं उन्हें अपने साथ लाया जाए, ये बड़ी कोशिश होती है। बीजेपी इसमें कामयाब होते हुए नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के को लेकर जरूर इंतजार है कि आखिर कैंडिडेट किसे उतारा जाता है, कब तक यहां सामने आएगी तस्वीर, और क्या जब कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारा जाएगा तो क्या कोई बागी होगा कांग्रेस से, या कांग्रेस सबको मनाते हुए आखिर में इसका अनाउंसमेंट करेगी। ये सब चीजों का इंतजार इसलिए भी क्योंकि उपचुनाव बेहद अहम है। 7 सीटें हैं राजस्थान की, भले एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए, जनता को तय करना है और जनता जानती है सरकार पे कौन है, बेहतर काम कर रही है, नहीं कर रही है, या हमें किसे लेकर आना है। लेकिन कोशिश जरूर दोनों पार्टियां कर रही है। दावे भी 7 सीटें जीतने के, देखते हैं किसके दावे पूरे होते हैं परिणाम के दिन। 23 तारीख का इंतजार भी सबको रहेगा, लेकिन उससे पहले 13 तारीख बेहद अहम जब वोटिंग होगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।